Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंदन कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पॉट टेस्ट 04 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, है ना। तो चलिए पहले तो सवाल हम लोग पढ़ेंगे। द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज प्लॉटेड फॉर टू डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस A एंड B. द ग्राफ शो दैट वर्क फंक्शन ऑफ B इज, मतलब यहाँ पे हमें बताना है कि जो B ग्राफ है इसमें, इसका वर्क फंक्शन A के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, कम है, सेम है। इस तरीके से हमें इसको आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन को देख लेते हैं। वो क्या था? वो था h न्यू माइनस फाई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यही था ना, आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं h न्यू माइनस फाई इक्वल टू E इंटू वी। ठीक है, v को एक तरफ कर लेते हैं तो v इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन E इंटू न्यू माइनस फाई अपॉन E। आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, बाई इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। क्या क्या देख पा रहे हैं आप? बाई एक्सिस पे क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल v है ना। x की जगह पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, h अपॉन ई क्या हो गया? इसका स्लोप, डेट इज tan थीटा इक्वल टू क्या है? h अपॉन ई। क्लियर है। और फाई अपॉन ई क्या हो गया? तो फाई अपॉन ई हो गया इंटरसेप्ट, बाई इंटरसेप्ट। तो बाई इंटरसेप्ट अगर बोलेंगे तो हो जाएगा फाई अपॉन ई। और ये माइनस में आ रहा है, मतलब कि बाई एक्सिस को कहीं नीचे की तरफ कट कर रहा है। तो जो जितना नीचे कट करेगा बाई इंटरसेप्ट का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, फाई का उतना ही वैल्यू ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो बी वाला जो है वो ग्राफ नीचे जा रहा है ना। मतलब फाई बी जो है वो क्या है? ग्रेटर है फाई ए से। दूसरा तरीका भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। v को 0 कर दीजिए इस एक्सिस पे, फ्रिक्वेंसी वाले एक्सिस पे, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या है? 0। तो आप जब v को 0 कर देंगे तो h न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा फाई, है ना। h न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि b का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है ना, एज कंपेयर टू a का। तो हम लोग बोल सकते हैं फाई b इज ग्रेटर देन फाई a। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। आंसर हो जाएगा सेकेंड, है ना। तो सेकेंड वाले का वर्क फंक्शन जो है, बी ग्राफ का जो वर्क फंक्शन है वो ए वाले से ज़्यादा है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पावर हाउस ऑन हाई वोल्टेज AC, बिकॉज आपको पता होना चाहिए जो ट्रांसमिशन होता है पावर का वो हाई वोल्टेज पे होता है। जनरेशन तो कम ही पे होता है, 11,000 वोल्ट पे, 6,000 वोल्ट पे, ऐसे, है ना। लेकिन जो ट्रांसमिशन होता है वो कि 220 किलो वोल्ट, 240 किलो वोल्ट, इस तरीके से होता है। वेरी हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन होता है टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन कॉस्ट। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, करंट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वोल्टेज में। ऐसा करने से क्या होता है? करंट कम हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ लॉसेस, पावर लॉस क्या होता है? आई स्क्वायर आर। तो आई को कम कर दोगे तो पावर लॉस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होता है? ट्रांसमिशन कॉस्ट कम हो जाता है, मतलब मोर इकोनॉमिकल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इट इज मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस पावर वेस्टेज। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इन एन AC सर्किट द रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 1/√3 टाइम्स इट रेजिस्टेंस। तो देखिए सवाल पढ़िए क्या दे रखा है कि AC सर्किट में x अपॉन आर रिएक्टेंस इज 1/√3 टाइम्स ऑफ इट रेजिस्टेंस। तो x बाई आर क्या होता है? तो हो जाता है 10/5, tan phi,
क्या हो जाता है tan phi। ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया बच्चे यहाँ से, फाई इक्वल टू tan phi इक्वल टू 1/√3 मतलब फाई इक्वल टू π/6। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 π/6। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चे, क्या बोला जा रहा है। An RMS voltage of 220 volt is applied across a series circuit having a resistance of 44 and impedance of 88 ohm. The power consumed is, पावर लिखना है हमें। सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वोल्टेज दे रखा है, VRMS दे रखा है और वो कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R दे रखा है, वो कितना है जी 44 ओम, और क्या दे रखा है इम्पिडेंस Z दे रखा है, वो है 88 ओम। तो सबसे पहले तो IRMS लिखेंगे, IRMS हो जाता है VRMS अपॉन Z। तो VRMS है 220 और Z हो जाएगा 88, तो ये हो गया IRMS। पावर लॉस लिखेंगे बच्चे, पावर कंजम्पशन जो है वो हो जाएगा IRMS स्क्वायर इंटू R। तो ये हो जाएगा 220 अपॉन 88। अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 2.5 आने वाला है। कितना आने वाला है 2.5। क्लियर है, तो 2.5 ही यूज कर लेते हैं। तो I हो जाएगा 2.5 मतलब 5/2 का स्क्वायर और इंटू R 44। तो 25 अपॉन 4 इंटू 44, तो 25 इंटू 11, 25 इंटू 11 करोगे तो आएगा 275 वॉट। क्या आ जाएगा 275 वॉट। किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, हमारे पास VRMS था, Z था, R था, हमने IRMS लिख लिया, VRMS अपॉन Z हो गया। पावर कंजम्पशन जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा I स्क्वायर RMS इंटू R। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following combination should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication? तो देखिए, बेटर ट्यूनिंग के लिए क्या होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 1/R√L/C, है ना। तो Q क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर क्वालिटी फैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो तो चेक करने का चीज़ है, चेक करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो वैसे इसका आंसर आएगा 1। पुट करके आप देख लीजिए, सारे वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो 1/R पहले का लिखेंगे तो हो जाएगा 1/R√7.5 अपॉन 20। दूसरा लिखेंगे तो हो जाएगा 1/35 √3.5 अपॉन 65, है ना। और देखो ऑब्वियस सी बात है, इससे बड़ा है, साफ दिख रहा है। 45 लोगे तो उससे भी बड़ा हो जाएगा, तीसरा 55 है और उससे भी बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा क्वांटिटी यही आने वाला है ना। तो आपको कंपेयर करना है तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं। वोल्टेज एंड करंट इन AC सर्किट आर गिवन बाय, दो इक्वेशन दे रखा है हमें AC सर्किट के अंदर वोल्टेज के लिए और करंट के लिए। V इक्वल टू है 12 sin 120 पाई टी माइनस π/4, I है 15 sin 120 पाई टी प्लस π/4 एम्पियर, है ना। अब इन दोनों के बीच में देखो बच्चे साइन है, यहाँ भी साइन है, फेज डिफरेंस साफ दिख रहा है। फेज डिफरेंस कितने का है π/2 का, दिस माइनस दिस करोगे तो क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा फाई साफ साफ दिख रहा है, माइनस π/4 है प्लस π/4 है, मतलब फेज डिफरेंस π/2 का है। इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीड कौन कर रहा है, तो जिसमें प्लस है वो लीड कर रहा है, मतलब करंट जो है वो π/2 से लीड कर रहा है वोल्टेज को। तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे, बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7। If an LCR series circuit is connected
टू एन AC सोर्स देन एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस। ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक LCR सर्किट है। LCR मतलब इंडक्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा और कैपेसिटर होगा, और उसको कनेक्ट किया गया है किससे? ऑल्टरनेटिंग सोर्स से, है ना। तो रेजोनेंस पे आपको पता है कि XL और XC क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है ना। और VL और VC क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो जो भी आप वोल्टेज अप्लाई करते हो वो सब के सब किसके अक्रॉस आता है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो V अप्लाइड हो जाता है VR के बराबर। तो बोल रहा है कि देन एट द रेजोनेंस पे वोल्टेज अक्रॉस R इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, यही तो होता है। सही बात है, ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। किसी तरह का कोई समस्या नहीं। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। A step down transformer is used on a 1100 volt line to deliver 12 ampere at 140 volt at secondary coil। मतलब हमें क्या क्या दे रखा है? ध्यान से देखिए, हमें प्राइमरी वोल्टेज दे रखा है, तो V प्राइमरी 1100 और V सेकेंडरी वो भी दे रखा है कितना? 140 वोल्ट, और I सेकेंडरी करंट भी दे रखा है 22 एम्पियर। ठीक है, प्राइमरी करंट नहीं पता है, शायद यही पूछा जा रहा है सवाल के अंदर। देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, मतलब प्राइमरी करंट ही पूछ रहा है। सही बात है, क्लियर है। और एफिशिएंसी दे रखा है बच्चे 70%, मतलब 0.7 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर। क्या हो जाता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। क्या हो जाता है बच्चे? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। एफिशिएंसी हो जाएगा 0.7। आउटपुट पावर क्या हो जाएगा बच्चे? तो 22 इंटू 140। आउटपुट पावर लिखोगे तो हो जाएगा VS इंटू IS, और इनपुट हो जाएगा IP इंटू VP। ठीक है, तो VS इंटू IS अपॉन 1100 और इंटू IP ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1 से 1 गया, इससे 5 गया। ठीक है, तो IP अगर सॉल्व करेंगे IP के लिए, तो IP हो जाएगा 14/5 0.7। ठीक है, और 5 इंटू 0.7 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 20/5 4 एम्पियर। कितना आ जाएगा जी? 4 एम्पियर सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। किसी तरह का कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम बाद में देखते हैं, जो आसान है वो हम लोग देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चे? NH/2π, है ना। तो आपको पता होना चाहिए L जो है प्रोपोर्शनल होता है N के। रेडियस R का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, R = R0 n² होता है ना। तो R इज प्रोपोर्शनल टू n²। यहाँ पे 1/n² गलत हो गया, 1/n गलत हो गया, ये दोनों तो होगा नहीं। एनर्जी का भी आप फॉर्मूला जानते हैं, 13.6 Z²/n², है ना। तो एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है, ये भी गलत है। ठीक है, एक ही बच गया है, नहीं भी चेक करोगे तब भी वही आंसर होगा, लेकिन चेक कर देता हूँ मैं। एंगुलर मोमेंटम हो जाता है mvr, और वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? n के, NH/2π, है ना। हमें लीनियर मोमेंटम का बात कर रहा है, तो लीनियर मोमेंटम मतलब mv, तो mv इज प्रोपोर्शनल टू n/r, है ना। तो p प्रोपोर्शनल टू n। r आपको पता होना चाहिए, r क्या होता है? n²/z, प्रोपोर्शनल होता है n² के। तो क्या हो गया? p इज प्रोपोर्शनल टू 1/n हो गया। सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। The work function of a metal is 1.4 electron volt,
वर्क फंक्शन दे रखा है एक मेटल का, वो कितना है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखा है लाइट का कितना 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इज इंसिडेंट ऑन दिस मेटल सरफेस द वेलोसिटी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा hc बाई लैम्डा माइनस फाई आइंस्टाइन इक्वेशन से। तो hc बाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर मैं लिख लूँ तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा hc 12400, और एंगस्ट्रॉम में दे रखा है कितना 4000, ठीक है। अब माइनस फाई कितना हो जाएगा बच्चे 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12400 अपॉन 4000 करोगे तो ये हो जाएगा 3.1 माइनस 1.4 है ना, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी मिल गया मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ mv² इक्वल टू 1.7, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। v² हो जाएगा 1.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू 2 भी हो जाएगा। मास लिखेंगे इलेक्ट्रॉन 31 kg, सॉल्व कीजिएगा तो v जो आएगा वो मैं बता देता हूँ 10 का 7.7 इंटू 10⁵, अभी तो सॉल्व करना पड़ेगा तभी आएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 7.7 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ओके। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, पहला स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय फोटो सेंसिटिव सरफेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंटेंसिटी गलत बात है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है जी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पे। किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पे। क्लियर है, तो गलत स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटालिक सरफेस इज पॉसिबल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं, बिलो नहीं, अबव होना चाहिए था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। 12 के अंदर क्या है, इन Rutherford scattering experiment what will be the correct angle for alpha scattering for an impact parameter b equal to 0। impact parameter b equal to 0 मतलब क्या हो रहा है बच्चे, बिल्कुल टकरा रहा है और वापस उसी पाथ पे आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिमम डेविएशन जब होगा 180 डिग्री से, जब डेविएशन होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, डेविएशन ही तो पूछ रहा है। व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल फॉर अल्फा स्कैटरिंग, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 180 डिग्री। क्लियर है। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब बिल्कुल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है ना, इम्पैक्ट पैरामीटर होता है डिस्टेंस ए बी, तो ये बी को 0 कर दिया मतलब बिल्कुल न्यूक्लियस पे जा रहा है, तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा पीछे वापस की तरफ बिल्कुल आ जाएगा, और उसके लिए स्कैटरिंग एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स आर 100 फॉर 120 डिग्री देन दिस विल बी एट 90 डिग्री एंगल। स्कैटरिंग पार्टिकल, देखिए अब नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल n जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/sin का पावर 4 θ/2 के, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं n1/n2 इक्वल टू हो जाएगा sin θ2/2 अपॉन sin
थीटा 1/2 का पावर 4। इन्वर्सली है तो पलट दिया। पहले वाले में कितना था बच्चे 100, दूसरे वाले में हमें कैलकुलेट करना है साइन, ये हो जाएगा 45 और पहला वाला हो जाएगा साइन 180/2 60 का पावर 4। क्लियर है? सॉल्व कर देता हूं मैं इसको, हो जाएगा 100/n2 इज इक्वल टू, देखिए साइन 45 होता है 1/√2, पावर 4 करोगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 60 होता है √3/2 और पावर 4 करोगे तो 9 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 16, तो 4 से 4 गया, n2 हो गया 900/4, है ना। 900/4 का मतलब है 225। कितना हो गया 225। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल हैव हाईएस्ट इमिशन वेवलेंथ, है ना। इमिशन हाईएस्ट होने के लिए तो 2 से 1 एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 से 2 में तो इमिशन होगा नहीं, एब्जॉर्प्शन होगा। 2 से 6 अगेन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो इमिशन फिर वापस 6 to 2 है ना। तो हमें क्या बोल रहा है, हाईएस्ट इमिशन वेवलेंथ मतलब लार्जर वेवलेंथ। लार्जर वेवलेंथ का मतलब एनर्जी गैप डेल्टा ई क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो एनर्जी गैप आप बनाओगे तो आपको पता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। नीचे वाले के बीच का एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ स्मॉल होगा, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ हाईएस्ट इमिशन ऑफ वेवलेंथ चाहिए। इसका मतलब ऊपर का होना चाहिए, तो 2 to 1 तो नहीं होगा, है ना। तो फिर कौन सा होगा 6 to 2, 6 to 2, 2 to 1, है ना। तो यहाँ का जो एनर्जी गैप है डेल्टा E1 और इसको डेल्टा E2 बोल दे रहा हूँ समझने के लिए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा E1 जो है वो ग्रेटर होगा डेल्टा E2 से, और अगर ऐसा है इसका मतलब इसमें जो वेवलेंथ इमिट होगा वो स्मॉलर होगा, है ना, और इसमें जो वेवलेंथ इमिट होगा वो क्या होगा, लार्जर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। नहीं तो उसको वो वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते थे, 1/λ R इक्वल टू n1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक। ये भी कर सकते थे, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 14 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। The following diagram indicates the energy level of a certain atom when the system moves from 3e level to E. A photon of wavelength lambda is emitted. The wavelength of photon produced during its transition from 7e/4 level to E. ध्यान से देखो, सवाल को ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा क्या बोला जा रहा है कि the following diagram indicates the energy level of certain atoms when the system moves from 3e level to E level. 3e से E गया, ठीक है। तो वेवलेंथ जो इमिट हुआ वो क्या हो गया, लैम्डा। एनर्जी डिफरेंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3e माइनस ई, 2e का एनर्जी डिफरेंस है ना, और वो किसके बराबर होगा, Sc/λ के। क्लियर है? तो आप यहाँ से देखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा Hc/2e। क्लियर है? अब क्या बोला जा रहा है, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम 7e/4, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जब ट्रांजिशन होगा तो डेल्टा ई देख लेते हैं,
डेल्टा ई देखेंगे तो क्या हो जाएगा 7e/4 माइनस ई, तो आप देखेंगे तो आ जाएगा 3e/4, ठीक है। और एक किसके बराबर हो जाएगा hc/लैम्डा डैश, लैम्डा डैश लिखेंगे तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा 4hc, क्या हो जाएगा 4hc/3e। देख लो बच्चे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 लैम्डा किसके बराबर है hc/e के, ध्यान से देखिए, है ना। तो हम लोग hc/e के जगह पे 2 लैम्डा रख सकते हैं, तो 4/3 इंटू 2 लैम्डा हो जाएगा 8 लैम्डा/3। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बच्चों, तो चलिए देखते हैं। When a hydrogen atom is raised from the ground state to an excited state, जब हाइड्रोजन एटम को क्या करोगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ ले जाओगे तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे तो हो जाएगा के ई माइनस में ke²/r, ठीक है। तो अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे तो आर क्या होगा इंक्रीज करेगा, और आर इंक्रीज करेगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा डिक्रीज करेगा, और ये वाला वैल्यू डिक्रीज करेगा नेगेटिव में है, इसका मतलब इंक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चे नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है ना, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल नहीं सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो अपने आप काइनेटिक एनर्जी क्या होगा घटेगा, अपने आप क्या हो जाएगा घटेगा, तो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2। क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का साइन अलग होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ऐसे ही ध्यान में रखिए कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो रहा है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा घटेगा, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। ठीक है, ओके। यहाँ पे Z भी लिख सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियॉन्स जो है वो क्या होता है ZE हो जाएगा। हाँ, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। द फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज हैज वेवलेंथ लैम्डा। बाल्मर सीरीज आपको समझना पड़ेगा, कौन सा बाल्मर, तो लाइमन बाल्मर मतलब N1 हो जाएगा 2 और N2 हो जाएगा कितना 3। फर्स्ट लाइन बोल रहा है बच्चे, तो N2 हो जाएगा 3, तो 1/λ हो जाएगा R 1/4 1/9। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/λ R और हो जाएगा 5/36, तो 1/λ हो जाएगा 5R/36। ठीक, क्लियर है। दूसरा फिर बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन पीफंड सीरीज। ठीक है, तो लाइमन क्या क्या होता है, लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पीफंड, यानी कि N1 हो जाएगा 5 और N2 हो जाएगा 6। ठीक है, वेवलेंथ लिख लेते हैं, तो 1/λ डैश R 1/25 माइनस 1/36, तो 1/λ डैश हो जाएगा 36 इंटू 25, ऊपर हो जाएगा 36 माइनस 25 डेट इज 11R, डेट इज 11R। क्लियर है। और लैम्डा डैश यहीं से लिख सकता हूँ, देखो यहीं से लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा 36 इंटू 25 अपॉन 11 इंटू R। ठीक है, 11 इंटू R। और पहले का क्या दे रखा था, वेवलेंथ लैम्डा दे रखा था। क्लियर है, तो यहाँ से R को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे
तो R जो है वो हो जाएगा 36/5 लैम्डा, ठीक है, 36/5 लैम्डा। तो चलिए लिख लेते हैं, तो 36 इंटू 25 11, R के जगह पे लिखेंगे हम लोग 36/5 लैम्डा। तो 36 से 36 गया है ना, तो लैम्डा डैश हो गया, देखिए 5 ऊपर आ जाएगा, तो 25 इंटू 5 125, 11 लैम्डा। तो लैम्डा डैश आ रहा है 125/11 लैम्डा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। ऑप्शन नंबर बन रहा है 3। क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू बताना है, आप रिएक्शन देख सकते हैं। तो चलो ऐसे ही देख लो, 7 और 2 कितना है? 9, 14 और 4 क्या है? 18, एक इधर है ना, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 17 होना चाहिए। देख लो आप, 8 और 17 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग अब। फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन इजीली बी स्लोड डाउन बाय, है ना, फास्ट इलेक्ट्रॉन को कैसे स्लो करते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो उसके अंदर यूज़ करते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हेवी वाटर। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पासिंग देम थ्रू हेवी वाटर। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन द फ्यूजन प्रोसेस न्यूक्लियाई ए डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियाई बी इनटू सी। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, बी और सी में टूटा है तो स्टेबल हुआ होगा, अनस्टेबल हुआ होगा, मतलब इनका बाइंडिंग एनर्जी इन दोनों का पर न्यूक्लियन क्या हुआ होगा? इंक्रीज कर गया होगा। क्या कर गया होगा? इंक्रीज कर गया होगा। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी बी का और टोटल बाइंडिंग एनर्जी सी का दोनों को ऐड करेंगे तो वो पहले वाले से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ई बी प्लस ई सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए के। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या बोला जा रहा है? वन रिक्वायर्स एनर्जी ई एन टू रिमूव न्यूक्लियन फ्रॉम अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियन निकालने के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता होना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होता है, ठीक है। एंड एन एनर्जी E टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी इसको बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको पता होना चाहिए क्या होता है? 13.6 मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ग्राउंड स्टेट से बाहर करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। किससे? आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन ई एन इज ग्रेटर देन ई ई। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है लगता है, यहाँ पे ई ई होना चाहिए था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकालने में जो लगेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। इफ अ ऑक्सीजन एटम न्यूक्लियस इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड विल बी। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। अब आपको पता होना चाहिए 1 एटॉमिक मास यूनिट में जो एनर्जी होता है वो होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16, तो 16 और 1 मास यूनिट में कितना हो जाएगा? 931.5। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 16 इंटू 931.5, ये आ जाएगा बच्चे 14904, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁴ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही हो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 माफ कीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है लिथियम का और हीलियम का आर रेस्पेक्टिवली 5.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन एनर्जी ऑफ रिएक्शन दे रखा है ना, और हमसे पूछ रहा है कि एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा एनर्जी, अगर क्यू लिखोगे तो एनर्जी हो जाएगा, देखो इसका ज़्यादा एनर्जी होगा तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, तो 4 और इंटू 2 8 न्यूक्लियॉन्स हैं, और पर न्यूक्लियॉन्स कितना है जी, तो पर न्यूक्लियॉन्स हीलियम का दे रखा है 7.08 माइनस लिथियम का दे रखा है, लिथियम का हो जाएगा 7 इंटू कितना है 5.59 है ना। तो ये हो जाएगा 56.6 है ना, माइनस ये हो जाएगा 35 और 39 पॉइंट समथिंग। अब इसको माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग, क्या हो जाएगा 17 पॉइंट समथिंग है ना। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बच्चे इसके अंदर, ऑप्शन अगर देखेंगे तो हो जाएगा 17.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 17.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। आगे देखेंगे अगला सवाल हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 और 24 देखिए क्या बोला जा रहा है। Assuming that about 200 mega electron volt of energy released per fission of uranium 235 nuclei, then the mass of uranium 235 consumed per year पूछ रहा है in a fission reactor of power 500 मेगावाट। तो मान लेते हैं x ग्राम है ना, x केजी ले लेते हैं, x kg of यूरेनियम 235 रिक्वायर्ड पर ईयर, मान लिया पर ईयर, ठीक है। तो कितना एनर्जी रिलीज होगा अगर x kg से, तो x kg सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स लिखना पड़ेगा, तो x kg है ना, और 1 मोल का मास होता है 235 ग्राम, तो 0.235 kg नंबर ऑफ मोल्स हो गया बच्चे है ना, इनटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23, इतना एटम हो गया। x kg यूरेनियम के अंदर x अपॉन 0.235 नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, ठीक है, और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा, और पर एटम से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 200 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू इतना एनर्जी x kg से रिलीज होगा, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है पर फिजन हर एटम से, ठीक है, न्यूक्लियाई। देन द मास ऑफ कंज्यूम्ड पर ईयर इन फिजन रिएक्टर पावर, कितना पावर करना है सप्लाई 500 मेगावाट, तो 500 मेगा का मतलब हो गया 10⁻6 है ना, वॉट हो गया जूल पर सेकेंड, क्या हो गया जूल पर सेकेंड, और एक ईयर के लिए करना है, तो एक ईयर में 365 दिन है ना, और हर दिन 24 घंटे, हर दिन 24 घंटे, और हर घंटे में 3600 सेकेंड। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, और x का वैल्यू हो जाएगा 192 kg। ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।
फिर से समझा देता हूँ। मान लिया हमने कि x kg रिक्वायर्ड होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स लिख लिया, उसको नंबर ऑफ एटम्स लिख लिया, हर एटम से एनर्जी जो हो रिलीज हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एनर्जी x kg से जो मिलेगा वो हमने लिख लिया, और वही एनर्जी क्या करेगा, सप्लाई करेगा, है ना। तो सप्लाई कितना रिक्वायरमेंट है, तो 500 मेगावाट का है। मेगावाट का मतलब जूल पर सेकेंड, तो 500 इंटू 10⁻6, एक सेकेंड में इतना चाहिए, है ना। अब हमें एक साल तक चाहिए, तो 365 दिन में नंबर ऑफ सेकेंड चाहिए, तो 365 इंटू 24 और हर घंटे में 3600 सेकेंड। क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। When p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज हीटेड, देखो सेमीकंडक्टर को जब आप हीट करोगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स साथ साथ ही प्रोड्यूस होते हैं, दोनों एक ही साथ प्रोड्यूस होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो उसके साथ एक होल पेयर भी जनरेट होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीजेज इक्वली। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीजेज इक्वली, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है, इफ़ द न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम हैज़ अ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ अबाउट 3.9 फर्मी, देन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 52, उसका रेडियस हमसे पूछा जा रहा है। हम लोग को पता होना चाहिए, हम लोग को पता है भी, R इक्वल टू होता है R0 a का पावर 1/3, यानी कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू a का पावर 1/3, तो R1 अपॉन R2 हो जाएगा A1 अपॉन A2 का पावर 1/3। क्लियर है। तो चलिए पहले रेडियस कितना था 3.9, R2 पूछ रहा है, A1 27 है, A2 है 125 का पावर 1/3, R2 इक्वल टू लिखेंगे तो हो जाएगा 3.9, 125 का 1/3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 20 का 3 हो जाएगा, 6.5 फर्मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 27 के अंदर क्या बोला जा रहा है बच्चों, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज लार्ज बिकॉज, देखिए तो डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैरियर नहीं होता है, इसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इट हैज़ नो चार्ज कैरियर। 27 का हो जाएगा 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या है, गेट्स का सवाल है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स शोन इन द फिगर बिलो प्रोड्यूसेस, यहाँ हो जाएगा A बार, यहाँ हो जाएगा B बार, है ना, और यहाँ हो जाएगा A बार प्लस B बार का बार, तो इसको ब्रेक करेंगे तो A डबल बार इंटू B डबल बार, और यह आ जाएगा A इंटू B, तो बाई आ रहा है A इंटू B, इसका मतलब है कि एंड गेट है, तो 28 का 3 ऑप्शन। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 देखिए क्या बोला जा रहा है, When a particle execute SHM oscillates with frequency v, then kinetic energy of the particle, तो देखो frequency of kinetic energy in SHM जो है वो क्या होता है 2 times of frequency of SHM। तो SHM का फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू न्यू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी, तो चेंज पीरियडिकली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 न्यू, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। तो 29 का हो गया 2। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे बच्चों। इसके अंदर क्या है, इफ अ पेंडुलम हैंग्स ऑन अ ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G, है ना, तो G इफेक्टिव लिखेंगे, G ही तो चेंज होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या दे रखा है 0, तो टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स दे रखा है, एक्स इक्वल टू क्या है 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी। ट्रिगोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है क्या कि cos 2 ओमेगा टी हो जाता है 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी हो जाएगा। तो इसी को बेटा लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, SHM का इक्वेशन है इस तरह का, x इक्वल टू ए प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी SHM होता है। तो SHM है ना। और फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, तो इसका ओमेगा डैश है कितना 2 ओमेगा। तो ओमेगा डैश को क्या लिखोगे, ओमेगा डैश को लिखोगे 2 पाई बाई टी, है ना। तो टाइम पीरियड जो है वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, दैट इज पाई अपॉन ओमेगा। तो SHM है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन पाई, फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे तो ओमेगा अपॉन पाई हो जाएगा 31 का सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। अ मास सस्पेंडेड ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग। क्या है, एक मास है जो कि सस्पेंडेड है स्प्रिंग से। तो स्प्रिंग का टाइम पीरियड होता है T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। टाइम दे रखा है 0.6 2 पाई रूट एम बाई के। ठीक है, और एक्सटेंशन पूछ रहा है इसमें कितना स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ होगा अगर रेस्ट में है तो, है ना। व्हेन द मास इज अलाउड टू हैंग्स एट रेस्ट, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा mg बाई के। तो हमें mg बाई के निकालना है, तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से m बाई के। तो m बाई के लिखेंगे तो हो जाएगा 0.6 अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। इसको 2 पाई को नीचे ले आया, इसको स्क्वायर कर दिया, है ना। और x इक्वल टू हो जाएगा mg बाई के। तो m बाई के तो तुम्हारे सामने है, यानी कि इसमें g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.6 अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर और इंटू g का वैल्यू 10 लेना है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 6 है तो ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 0.36, ये हो जाएगा 2 पाई मतलब 6.28 और इंटू 10, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा 9.13 सेंटीमीटर। तो 32 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट 9.13 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। मैच कॉलम 1 एंड 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ है RL सर्किट, RC सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, है ना। RL सर्किट मतलब रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। तो इंडक्टर में बच्चे इंडक्टिव सर्किट में पोटेंशियल जो है वो लीड करता है, तो लीडिंग क्वांटिटी हो जाएगा पोटेंशियल सेकंड। RC सर्किट में करंट लीड करता है तो हो जाएगा फर्स्ट। इंडक्टिव सर्किट में प्योरली इंडक्टिव की बात हो रहा है, तो फेज डिफरेंस जो होगा वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। रेजिस्टिव सर्किट में किसी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, 3 हो जाएगा। तो 2143 ऑप्शन नंबर 3। तो 33 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। अ वेव रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन बाई इक्वल टू a cos दे रखा है, बाई इक्वल टू a cos kx प्लस ओमेगा टी is superimposed with another wave to form a stationary wave such that point x equal to 0 is antinode। x equal to 0 क्या होना चाहिए, एंटीनोड होना चाहिए। मतलब इक्वेशन जो है रिजल्टेंट वेव वो जो भी आए वो आएगा 2 cos kx cos ओमेगा टी होना चाहिए, है ना। ये मतलब यहाँ पे cos, इधर साइन भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड में जो cos आना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड में cos आने के लिए क्या करेंगे, cos c प्लस डी, सेम वेव को ऐड कर देंगे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, साइन को ऐड करेंगे, नहीं कॉस का ऐड करेंगे, ए लेकिन अपोजिट फेज में है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाई इक्वल टू कॉस के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स। नहीं तो जो ऐड करके आप देख लीजिए, इसको लिख देता हूं, इसको करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा 2a कॉस सी प्लस टी, कॉस यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे तो कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाएगा, तो कॉस सी माइनस डी, तो के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो के एक्स प्लस ओमेगा टी इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। ओके, अब इसमें से आप देखेंगे तो के एक्स कट गया, तो 2a कॉस ओमेगा टी आया, इधर हो जाएगा क्या, इधर ओमेगा टी कट जाएगा तो कॉस के एक्स आएगा। तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 2a कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो ए हो गया नया एम्पलीट्यूड स्टेशनरी वेव का। स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड देखो, जब x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो एंटी नोट्स बन जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, आगे देखते हैं बच्चों। A string under a tension 121 Newton emitting a fundamental node gives 10 beats per second with a tuning fork. When the tension is increased to 144 Newton, again 10 beats per second are heard. The frequency of the fork, है ना। मान लीजिए let frequency of tuning fork f, मान लिया, ठीक है। अब इसके साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा है जी, फंडामेंटल नोड में इमिटिंग इट्स फंडामेंटल नोड 121 न्यूटन पे, है ना, 10 बीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो f माइनस 10 अपॉन f प्लस 10, है ना। टेंशन बढ़ाने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी f जो है वो प्रोपोर्शनल होता है रूट टी के। तो टेंशन बढ़ाए हैं तो क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, है ना। तो f बाई माइनस 10 अपॉन f प्लस 10 क्या हो जाएगा 121 अपॉन 144। तो f माइनस 10 अपॉन f प्लस 10 11 अपॉन 12 f माइनस 120 इक्वल टू 11f प्लस 110। तो इधर f इक्वल टू 120 प्लस 110 230 हर्ट्ज। कितना हो गया 230 हर्ट्ज। तो 35 का क्या हो जाएगा, 35 का 2 हो जाएगा 230 हर्ट्ज। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव इज गिवन बाय, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन दे रखा है, आप देख सकते हैं, है ना। वेयर x बाई आर इन मीटर टेस्ट सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग ढूंढना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 70 हर्ट्ज, तो यह देख सकते हैं 2 पाई एफ सवाल में गिवन है, 2 पाई एफ जो कि ओमेगा होता है 140 पाई दे रखा है ना। तो एफ इक्वल टू 70 हर्ट्ज, तो सही है ना। हमें रॉन्ग ढूंढना है जी, ध्यान रखिएगा। दूसरा, द स्पीड ऑफ द वेव इज 560, तो स्पीड ऑफ वेव क्या v इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन के। तो यहाँ पे ओमेगा आपको दिख रहा होगा 140 पाई है और k हो जाएगा पाई अपॉन 4, तो हो जाएगा 560 मीटर पर सेकेंड। ये भी सही है, ठीक है ना। द वेवलेंथ ऑफ वेव पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए k दे रखा है, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाई 4 है। तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 8 पाई अपॉन पाई 8 मीटर, ये भी सही है। क्लियर है। द स्पीड ऑफ वेव इज 320, ये तो होगा नहीं क्योंकि 560 हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसमें गलत ही ढूंढना है। तो गलत कौन सा है, फोर्थ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है।
डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ, ये है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे अब, आ जाइए। एन ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड इज वाइब्रेटिंग इन सेकेंड ओवरटोन। ओपन एट वन एंड, सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन मतलब 5V/4L1 एंड इज इन रेजोनेंस विद अनदर पाइप, एक दूसरा पाइप है, ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड ओपन है, एंड वाइब्रेटिंग इन फिफ्थ हार्मोनिक, तो हो जाएगा 5V अपॉन लेंथ मान लेते हैं L2, और ये कौन सा है, दोनों एंड से ओपन है, तो ये हो जाएगा 2L2। क्लियर है। हमें निकालना है द रेशियो ऑफ लेंथ L1/L2, तो L1/L2 करोगे, L1/L2 करोगे तो आ जाएगा 1/2, सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। तो 37 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे बच्चों। अ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग हैज अ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, एंड अ फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 500 हर्ज। द फेज डिफरेंस एट एनी इंस्टेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच आर 2.4 सेंटीमीटर अपार्ट, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, स्पीड दे रखा है, वेवलेंथ लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू V/F हो जाएगा, 3/500 हो जाएगा, 3/50 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या होता है बच्चे, डेल्टा फाई होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। 2π लैम्डा अभी हमने निकाला है 3/50, डेल्टा एक्स कितना है 2.4 मीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 100 2.4π/3, तो 8π/10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 8π/10 और लिख सकते हैं 4π/5, 4π/5। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 38 का बन रहा है ऑप्शन नंबर 3, 4π/5। क्लियर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अगेन असर्शन रीजन का सवाल है। क्या बोला जा रहा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड। गलत बात है, ठीक है, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, सॉरी इंटेंसिटी से। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट गलत है। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये भी गलत स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं, तो असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। अ वर्चुअल करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, आई दे रखा है कितना 1.5 एम्पियर, फ्लोज इन ऐसी सर्किट कंटेनिंग अ कॉइल, द पावर कंजम्पशन, पावर दे रखा है 180 वोल्ट, है ना। पावर इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे, I² R, यहाँ से R लिख सकते हैं P/I²। ठीक है, तो पावर तो रेजिस्टेंस में ही कंज्यूम होता है, तो पावर हो गया 180 और I हो गया कितना 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द वर्चुअल वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल, तो कॉइल से करंट फ्लो कर रहा है I और वोल्टेज कितना है वो 150, तो Z लिख सकते हैं, Z हो जाएगा V/I, V है 150
अपॉन 1.5 100 ओम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 181.25 मतलब 3/2 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो 9 से 20 आ जाएगा, 80 आएगा। इसका मतलब हमें R पता है, Z पता है ना। तो हम लोग जानते हैं Z होता है R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो XL स्क्वायर हो जाएगा Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, Z है 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, तो XL इक्वल टू आ जाएगा 60 ओम। क्या हो जाएगा? 60 ओम। हमसे क्या पूछ रहा है? इंडक्टेंस। एक तो XL का मतलब क्या हो गया? XL का मतलब हो गया ओमेगा इंटू L, तो L इक्वल टू हो गया XL अपॉन ओमेगा, तो XL है 60 और ओमेगा हो जाएगा 2 पाई F है 50, सवाल में दे रखा है। तो आप देखोगे तो 2 से 3 तो आ जाएगा 3/5 पाई। क्या आ जाएगा? 3/5 पाई। सही ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो गया 3/5 पाई, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे। 41 इन द सर्किट शोन बिलो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V3 एंड अमीटर। ध्यान से देखिए इस सर्किट को। एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है ना। V1 का रेटिंग 500, V2 का 500। अब आपको पता है कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर आउट ऑफ फेज होता है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, मतलब दोनों के दोनों रेजोनेंस में है। क्या है? रेजोनेंस में है। तो रेजोनेंस में होंगे तो जो इफेक्टिव वोल्टेज है दोनों का कैंसल आउट, 0 है ना। तो जो भी अप्लाइड वोल्टेज है वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? अपीयर होगा। तो VR जो है वो कितना हो जाएगा? 230 वोल्ट। अब करंट भी चाहे तो लिख सकते हैं, वोल्टेज कितना है? 230 अपॉन करंट कितना है? 50, तो 4.6 एम्पियर। तो 230 वोल्ट एंड 4.6 एम्पियर। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल करेंगे 42। ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है इसके अंदर। इन अ सर्किट L, C एंड R आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या है? एक R है, L है, C है, सब सीरीज में कनेक्टेड है। विद ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी F। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है? F। ठीक है। द करेंट लैग्स द वोल्टेज बाई 60 डिग्री। करेंट वोल्टेज से लैग कर रहा है, मतलब tan फाई हम लोग जानते हैं क्या होता है? XL माइनस XC अपॉन R। और बोल रहा है 60 डिग्री से लैग कर रहा है, तो tan है ना, करेंट लैग्स द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, मतलब इंडक्टिव सर्किट है। तो tan 60 डिग्री लिख लेंगे और XL क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई F इंटू L, और XC हो जाएगा 1/2 पाई F इंटू C अपॉन R। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 60 हो जाएगा 1/3, tan 60 हो जाएगा √3, तो √3R, देखो इसके इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3R इक्वल टू आएगा 2 पाई F L माइनस 1/2 पाई F C, है ना। क्या हो जाएगा? 1/2 पाई F C। हमसे इसमें पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ C। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 1/2 पाई F C इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई F L माइनस √3R। ठीक, क्लियर है? तो 2 पाई F C लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 पाई F L माइनस √3R। तो C इक्वल टू लिखेंगे तो 1/2 पाई F L माइनस √3R। देखिए तो इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या? 1/2 पाई F L माइनस √3R। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन कौन सा बन रहा है? 3 नंबर। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन है 3। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बस सॉल्व करना था। आगे देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। There is a 12 ohm resistance in a AC circuit inductance of 0.2 Henry
is connected with us in a series. If equation of AC EMF is 12 sin 60t, then phase difference between the current and EMF. phase difference लिखना है, मतलब फाई पूछ रहा है, तो tan फाई क्या होता है बच्चे, हम लोग जानते हैं tan फाई हो जाता है XL अपॉन R. क्या हो जाएगा, XL अपॉन R, XL. अब यहाँ पे इंडक्टेंस दे रखा है 0.2 और ओमेगा. XL का मतलब ओमेगा L अपॉन R, ओमेगा का मतलब 60, L का मतलब 0.2, R का मतलब 12, 12 अपॉन 12 1. तो tan फाई हो गया 1, मतलब फाई कितना हो गया 45 डिग्री, मतलब π/4, मतलब फेज डिफरेंस हो गया π/4. तो 43 का हो जाएगा π/4. चलिए अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44. 44 के अंदर क्या है, अ इंडक्टेंस ऑफ 2 मिली हेनरी एंड कंडेंसर ऑफ 20 माइक्रोफेराड. क्या क्या दे रखा है, L दे रखा है 20 मिली हेनरी, C दे रखा है 20 माइक्रोफेराड, रेजिस्टेंस R दे रखा है 40 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज. द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस एंड कंडेंसर आर सेम. मतलब कि रिएक्टेंस XL इक्वल टू XC हो गया, तो इसका मतलब ओमेगा रेजोनेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा √LC. तो अगर 1/√LC, LC का मतलब L का मतलब 20 नहीं 2 मिली हेनरी है, माफ़ कीजिएगा 2 मिली हेनरी, तो 2 इंटू 10⁻³ C लिखेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 6 3 9 और एक 8 हो जाएगा, -8 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ अपॉन √4, 2 बाहर आएगा, ये आ जाएगा 5000. क्या हो जाएगा 5000. ये आ गया ओमेगा. हमसे क्या पूछ रहा है, द रिएक्टेंस ऑफ ईदर ऑफ देम, तो XL लिख लो, क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू L. ओमेगा हो गया 5000, L हो गया 2 मिली हेनरी, तो 2 इंटू 10⁻⁻3, तो 3 कितना हो गया 10 ओम. सही ऑप्शन हो गया 4. तो 44 का सही ऑप्शन हो जाएगा 4, 10 ओम. क्लियर है. अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45. रेडियो ट्रांसमीटर रेडिएट्स 1 मेगावाट पावर एट वेवलेंथ ऑफ 1989 मीटर. हाउ मैनी फोटोन्स डज इट एमिट्स पर सेकेंड. देखिए इसका तो फॉर्मूला होता है जी, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड P लैम्डा अपॉन SC. तो पावर 1 मेगावाट 10⁻6, लैम्डा 1989, SC हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, और ये हो गया 6.63 है ना, इंटू 10⁻34. ठीक है, तो 6 18 19, हाँ एक कट जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, तो 10⁸ है ना, और 8 एक कट गया, ऊपर चला गया 10⁻34, सेकेंड ऑप्शन. तो 45 का क्या हो जाएगा बच्चे, सेकेंड ऑप्शन 10⁻34. क्लियर है. अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46. द आउटपुट current versus time curve of rectifier is shown in the figure. The average value of output current in this case. ये तो आपको पता होना चाहिए है ना, इन सब का एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है, RMS हमने निकाला है, एवरेज निकाला है, आपको याद होना चाहिए. I एवरेज हो जाता है 2I0/π. क्या हो जाता है 2I0/, फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर है. तो 46 का फर्स्ट. चलिए अगला सवाल देखेंगे, 47 नंबर देखते हैं. इन अ फोटो इमिसिव शेल विद exciting wavelength lambda, the faster electron has a speed v. If the wavelength is changed to 4 λ/9, the speed fastest emitted electron. देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले हमने क्या किया, SC/λ किया -5, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 12 MV². बाद में वेवलेंथ चेंज कर दिया, कितना कर दिया 4 λ/9,
-5 तो स्पीड भी चेंज हो जाएगा, तो हाफ एम v2² लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं बच्चे। तो hc/λ -5 इक्वल टू देखिए 9/4 hc/λ -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा v/v² क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 9/4 कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से कंपेयर करना है ना, कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा हमें। तो SC -5 ठीक है, यहाँ से अगर 9/4 ले लें तो यहाँ हो जाएगा hc/λ -4/9/5 ठीक है, v²/v²। अब एक लाइन और बढ़ा देते हैं, hc/λ -5 hc/λ -4/9/5 ठीक है, इक्वल टू 9/4 v²/v²। यहाँ एक चीज आप देख सकते हैं, इन दोनों में से कौन बड़ा है, hc/λ -5 या hc/λ -4/9/5। तो अब देखो ए स्मॉलर 5 बड़ा है, ये स्मॉल है, मतलब ये वाली क्वांटिटी बड़ी है और ये वाली क्वांटिटी छोटी है, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो 9/4 v²/v² हो गया लेस देन 1, है ना। और यहाँ से और क्या बोल सकते हैं कि जो v² है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 9/4 v² के, और v2 हो जाएगा ग्रेटर देन 3/2v के। तो आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 3/2v। 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चे, ये वाली क्वांटिटी है जो क्या है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 लगा दिया, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू लेस देन 1, इसको इस तरफ ले गया तो v² ग्रेटर देन हो गया। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल करस्पॉन्ड टू द लॉजिक गेट। यहाँ ट्रूथ टेबल देख लीजिए, देख के ही पता चल जाएगा क्या है, 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1, और गेट है ना, बाई इक्वल टू a प्लस बी, जोड़ के देख लो। ठीक है, तो 48 का क्या हो जाएगा, और गेट। अगला सवाल 49 नंबर, चलिए देखते हैं। अ जर्मेनियम स्पेसिमेन is doped with Ai, the concentration of acceptor atom is 10 to the power 5। तो एक concentration of holes दे रखा है, NH कितना है, 10 to the power 24 atoms। Given that the intrinsic concentration of electron hole pairs, Ni दे रखा है बच्चे कितना, 10 to the power 18। ठीक है, the concentration of electron in the specimen, Ne पूछ रहा है हमसे, हमें पता है कि Ne इंटू NH इक्वल टू होता है Ni का स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे क्या निकालना है, Ne हो जाएगा Ni का स्क्वायर अपॉन NH। Ni कितना है, तो 10 टू द पावर 18 का स्क्वायर अपॉन NH 10 टू द पावर 24, तो 10 टू द पावर 36 अपॉन 10 टू द पावर 24, और हो जाएगा 10 टू द पावर 12। तो सही आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर 12, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। 49। चलिए अगला लास्ट क्लास देखेंगे, लास्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए देखते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखा है v, और ये कितना है 1.75 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा लिखेंगे तो h अपॉन एम वी हो जाएगा, और यहाँ से अगर m लिखेंगे तो h अपॉन लैम्डा वी हो जाएगा।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा और हाफ एम के जगह पे एच अपॉन लैम्डा वी इंटू वी स्क्वायर, तो यहाँ से कट जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच इंटू वी अपॉन 2 लैम्डा। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ फोटोन लिखेंगे तो ये वो क्या हो जाएगा, h बाई लैम्डा। अब हमसे क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी इतना इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन इज। अच्छा, इन्हीं दोनों का रेशियो लिखना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूँ, पार्टिकल लिख लीजिए, पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फोटोन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल एच वी अपॉन 2 लैम्डा और इधर आ जाएगा एच अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा कट गया, एच कट गया, क्या आया v अपॉन 2c, क्या आया v अपॉन 2c। v कितना दे रखा है, v दे रखा है 1.75 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 c का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो 10 टू द पावर 8 कट गया और 1.75 अपॉन ये हो गया 6, 1.75 अपॉन 2 इंटू 3 से कट जाएगा लगता है 1.75 अपॉन 6 भी लिख सकते हैं, 1.75 अपॉन 6। और इसको अगर करना हो इसमें से ऑप्शन तो कोई है नहीं, बनाना पड़ेगा रेशियो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे 24 आ जाएगा, है ना, नीचे क्या आ जाएगा 24 और 1.75 इंटू 4 तो 4 और हो जाएगा 3, 7 अपॉन 24, क्या आ जाएगा बच्चे 7 अपॉन 24। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 7 अपॉन 24। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने वेवलेंथ को इक्वेट कर दिया है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन एम वी, यहाँ से हमने मास लिख लिया तो h अपॉन लैम्डा भी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा पार्टिकल का हाफ एम बी स्क्वायर, मास की जगह पे h अपॉन लैम्डा भी लिख दिया, v भी कट गया, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गया पार्टिकल का, काइनेटिक एनर्जी फोटोन हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा, दोनों का रेशियो लिखा, सब कुछ कट गया, क्या मिला हमें v अपॉन 2c, v था स्पीड ऑफ पार्टिकल और c है स्पीड ऑफ लाइट। सॉल्व कर लिया, क्या आया 7 अपॉन 24 और ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने 1 से लेके 50 तक सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।